इसको सही नहीं न किया, कैसे छोड़ दे। ये सब ज्ञान मत देवल करो आशीष, छोड़िए ना, बोलते हैं सो सुना करो, समझा ना। ओके, सो yesterday we have finished what the dot session or the numerical question of motion. Okay, now today we will learn thrust and pressure. सो वेलकम बैक टू वन ओशियन एकेडमी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइव में जुड़ जाइए जो जो नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। जितने भी लोग हैं अटेंडेंस लगाइए, क्लास चालू होने वाला है हमारा फिजिक्स का। अब थोड़ा सा तो थ्रस्ट एंड प्रेशर आज पढ़ेंगे हम लोग। थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ लेंगे कि थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है बेसिकली प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ना है, फिर बायोंट फोर्सेस पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोंट फोर्स, ये सारा आज हम खत्म कर लेंगे, चाहे जितना देर भी क्लासेस चलेगा। फिर हमारा बाद का बच जाता है डेंसिटी, तो देखते हैं आज कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो नो कम टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेशर का। प्रेशर, तो व्हाट इज प्रेशर? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो एक तरीके से प्रेशर भी क्या हो रखा है, फोर्स बन रखा है, ठीक है। और ये कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दूसरी पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा, फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द एरिया। फोर्स यहां पर कैसे एक्टिंग करेगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया। फोर्स अगर 90 डिग्री पर एक्ट करता है, जैसे ये कोई एरिया है हमारा, ये दीवार का एरिया है, अब इसके ऊपर पर 90 डिग्री पर हम कोई फोर्स कील ठोकना चाहते हैं, तो फोर्स तो लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस दीवार पे हम 90 डिग्री पर कील को सीधा ठोकेंगे और 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारा ये जो टोटल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रेशर कहला जाएगा। और प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, डिनोटेड बाय P बाई P, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, तो इसको पास्कल बाबा के नाम पे नाम दिया गया पास्कल। क्या नाम दिया गया, पास्कल। अब पास्कल होता क्या है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा आपका न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो पास्कल बराबर क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल बराबर क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बातें, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट देखिएगा कि प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। प्रेशर, अब प्रेशर किधर को लग रहा है, इस बॉडी के जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसके सेंटर की ओर लग रहा है। तो प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सरफेस। जिस सरफेस पे हम कील ठोकना चाह रहे हैं उस पे हमारा क्या लग रहा है, प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर की ओर लगेगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड अपॉन पर एरिया पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। अ बॉडी मूविंग विथ
10 kg mass and acceleration of 50 meter per second square. If the surface area of the body is 10 meter square, then what will be the pressure applied by wind? बनाइएगा इसे थोड़ा, इस क्वेश्चन को कीजिए। हो गया? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम जानते हैं प्रेशर इजकल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें पता नहीं है लेकिन फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन एरिया। मास एसआई यूनिट में दिया हुआ है 10, एक्सीलरेशन एसआई यूनिट में दिया हुआ है 50 और एरिया दिया हुआ है 10। 10 to 10 कैंसिल, तो प्रेशर कितना का लगा? 50 पास्कल का प्रेशर एक्ट हुआ। क्लियर है इतनी बातें? कितना का प्रेशर एक्ट हुआ? 50 पास्कल का प्रेशर एक्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। फॉर सेम फोर्सेस there can be different pressure. Different pressure. In other words, pressure is dependent of एरिया। ओके, जैसा एरिया रहेगा कम रहा तो आपका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा रहा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो देखिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है बेटा? आपका एरिया हो जाता है। दैट मीन्स इफ ए डिक्रीज देन पी क्या हो जाएगा बेटा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। इफ ए इंक्रीज देन पी क्या हो जाएगा बेटा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब मैं बताता हूं, बर्फ में चलने के लिए जब स्केटिंग शू बनता है तो स्केटिंग शू जो रहता है उसमें देखिएगा कि ये इस टाइप के कुछ रहता है और इसमें नुकीला नुकीला कांटा निकला रहता है। ठीक है, नुकीला कांटा निकला रहता है। क्यों निकला रहता है? बेसिकली एरिया क्या हो जाएगा? ये कॉन्टेक्ट एरिया सिर्फ नुकीला पार्ट टच करेगा, तो कॉन्टेक्ट एरिया जब नुकीला पार्ट टच करेगा, कहां पे? स्केटिंग शू तो ज्यादातर आइस में चलते हैं, तो आइस में जब नुकीला पार्ट टच करेगा तो एरिया कम हो गया, फोर्स हमने उतना ही लगाया, तो जब एरिया डिक्रीज हुआ बेटा तो आपका प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर अब किधर की ओर बढ़ेगा? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा, तो हमें जूता को बर्फ से निकालने में आसानी हो जाता है। इसीलिए स्केटिंग शू को क्या कील के टाइप से नीचे का बूट पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि चलने में बर्फ पे हमें आसानी हो। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बचा? हाई हिल का सैंडल। तो हनी सिंह वाला गाना आप लोग सुने होंगे, क्या तो था मैं भूल गया, हाई हिल्स वाला था ना एक गाना। ठीक है, तो हाई हिल्स को देखते हैं। हाई हिल्स मॉडलर पहनती है रैंप वॉक के लिए। तो रैंप वॉक पर क्या होता है बेटा?
चलना क्या रहता है, स्ट्रेट चलना रहता है। इन्हें कैटवॉक कहते हैं उसे। और कैट की एक खासियत होती है, ठीक है, कैट की एक क्या खासियत होती है कि वो जब चलते हैं तो उनके आगे के पैर और पीछे के पैर एक ही लाइन में चलता है, कभी उनका लाइन डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है, तो उसी को कैटवॉक कहते हैं। तो जब यहाँ पर हाई हील्स पहना जाता है तो कैटवॉक स्ट्रेट लाइन में करना है, बॉडी को भी स्ट्रेट रखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रेशर नीचे से जो एक्ट करे फुट पर वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए हिल्स में देखिएगा ये नुकीला टाइप का कम एरिया वाला पोर्शन बनाया रहता है। अब यहाँ पर एरिया कम हुआ बेटा आपका, तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज हो गया तो मॉडलर को चलने में आसानी हो गया। क्लियर है। और बाकी आसानी हम लोगों को उनका मॉडलिंग देखने में होता है। तो फैशन टीवी देखते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए आगे चलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड के रिगार्डिंग। अभी हमने थ्रस्ट नहीं पढ़ा है, अभी हम सिर्फ प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो फ्लूइड किसे कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्लूइड। तो द सब्सटेंस विच हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, तो हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो इज नोन एज व्हाट बेटा, जो चीज बह सकता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, द्रव कह देते हैं। तो क्या क्या बह सकता है, तो गैस बह सकता है बेटा, और क्या बह सकता है, लिक्विड बह सकता है। तो लिक्विड एंड गैस आर व्हाट, दे आर नोन एज अ फ्लूइड। ठीक है, लिक्विड एंड गैस आर नोन एज अ फ्लूइड। तो अब यहां पर लिक्विड में एक फोर्स लगता है जिसका नाम है बायोन्ट फोर्स। लिक्विड में जब भी कोई सबमर्जिंग बॉडी होता है या कोई क्या कहते हैं स्विम करता हुआ बॉडी होता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है लिक्विड के द्वारा जिसका नाम क्या है, बायोन्ट फोर्स। क्लियर है इतनी बातें। तो अगला स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे बायोन्ट फोर्स के बारे में, कॉजेज ऑफ बायोन्सी, बायोन्ट फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज कौन था, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो 2 मिनट इंतजार कीजिए। अब देखिए, तो पहला हम पढ़ते हैं बायोन्सी। बायोन्सी इज अ व्हाट, इट इज अ फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड। बायोन्सी क्या है, एक फोर्स है जो किसके द्वारा अप्लाई होता है बेटा, लिक्विड के द्वारा अप्लाई होता है। क्लियर है। तो whenever an object is immersed in water, जब डुबाया जाएगा, सॉरी, इमर्स इन वाटर या कोई और लिक्विड स्लैश लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, जब भी आप पानी में डूबने लगते हैं तो आपको हल्का महसूस होगा। ठीक है, तो वही लिखता है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन वाटर और लिक्विड इट अपीयर्स टू लूज वेट, इट अपीयर्स टू लूज इट्स वेट। अब ये वेट अपीयर करता है, लूज करता है, तो उसको देखते हैं कि किस फॉर्म में लूज करता है। ठीक है, तो देयरफॉर ड्यू टू दिस इन लिक्विड body becomes less heavy,
तो इसीलिए पानी में अगर कितना भी बूढ़े भी लोग हो उसको भी आप तैर के जान बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेट घट जाता है, वेट घट जाता है तो ज्यादा भारी भरकम नहीं लगते हैं और वहां पे निकालना उन्हें तैराना आसान होता है। अवॉइड दिस हैपन सो। तो देखो बेटा, यहां पे मैं एक वाटर का कोई पोर्शन ले लेता हूं। अब यहां एक बॉडी डूब रहा है, तो बॉडी डूब रहा है तो ये जितना वाटर डिस्प्लेस्ड किया होगा, ठीक है, ये वाटर जितना डिस्प्लेस्ड किया होगा तो उस वाटर का जो वेट होगा बेटा वो बैलेंस्ड हो जाता है किससे? बायोएंट फोर्स से। और यही भी जो है सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे डाउन हुआ तो ये अपना वेट नीचे की ओर लगाया, अब इस पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगा, ठीक है, पानी के द्वारा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? बायोएंट फोर्स कह देते हैं। ठीक है, तो यहीं पर से आर्किमिडीज बाबा का जन्म होता है। और आर्किमिडीज बाबा क्या कहते हैं वो भी मैं बता देता हूं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑन एनी सबमर्ज बॉडी, एनी सबमर्ज बॉडी, there act a force exerted by a liquid which is known as force of buoyancy or buoyant force, फोर्स ऑफ बायोंसी। दूसरी बात है आर्किमिडीज बाबा कहते हैं दिस बायोंट फोर्स, दिस बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितना पानी वहां से हटाया होगा उसके वेट के बराबर ये फोर्स लगता है। तो डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, दिस इज नोन एज व्हाट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसको याद रखिएगा, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अब बातें करते हैं कि ये बायोंट फोर्स कहे तो अब थ्रस्ट क्या होता है? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज नोन एज थ्रस्ट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज नोन एज थ्रस्ट। ठीक है, तो एयर अगर कभी लगाता है तो एयर प्रेशर को आप क्या बोल सकते हैं बेटा? थ्रस्ट बोल सकते हैं। गाड़ी का टायर फट गया, टायर बस्ट कर गया, तो ये टायर किसके कारण बस्ट किया? ड्यू टू इनसाइड एयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर के द्वारा। तो इनसाइड एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया तो थ्रस्ट के कारण उसे क्या कह देंगे? थ्रस्ट के कारण गाड़ी का टायर क्या कर गया बेटा? आपका फट गया। क्लियर है इतनी बातें? इसमें किसी को दिक्कत? तो देखिएगा आगे, अब एक बड़ा सा बकेट लेते हैं और बकेट में एक कोई बॉल को हम
डुबा देते हैं। अब ये बकेट है हमारा बेटा, अब इसमें बॉल हमारा क्या हो गया, पानी भरा हुआ है, बॉल हमारा इसमें क्या हो गया, सबमर्ज कर गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रेशर इनसाइड अ वाटर, ठीक है, इस पे चारों तरफ से क्या लगेगा, वाटर अपना प्रेशर लगाएगा। ठीक है, चारों तरफ से इसमें क्या लगाएगा, वाटर अपना क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। लेकिन चारों तरफ का वाटर का जो प्रेशर रहेगा बेटा वो 90 डिग्री पे एक्ट करता है बॉडी के सरफेस पर। ठीक है, अब इसको ये जो एक्ट करता है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है, जो हमें नीचे से 90 डिग्री पर प्रेशर एक्ट कर रहा है उससे हमें लेना देना है। किससे लेना देना है, जो नीचे से 90 डिग्री पे प्रेशर एक्ट कर रहा है, यही आपका क्या है, अपवर्ड थ्रस्ट है। और यही अपवर्ड थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोंट फोर्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं। क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब इस पे एक और ला दिया था पास्कल बाबा ने, तो इस पे ये जो जितना 90 डिग्री पे एक्ट करता है ना प्रेशर वाटर के द्वारा लगाया गया, तो इनसाइड अ बॉडी, इनसाइड अ बॉडी सॉरी inside a fluid body will be exerted by the pressure applied by the fluid from all direction। ये चारों तरफ से लगेगा बेटा। ठीक है, तो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू the surface of the body। और इसी का नाम आ जाता है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ फॉर अ प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड के अंदर है तो उसके चारों तरफ से उस पर क्या एक्ट करेगा, प्रेशर एक्ट करेगा, वाटर जो लगाएगा। और यही प्रेशर कितने डिग्री पे एक्ट करेगा, तो सरफेस के 90 डिग्री पे ये प्रेशर आपका एक्ट करेगा। क्लियर है इतनी बातें, तो इसे हम लोग पास्कल्स लॉ कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ बायोंट फोर्सेस। कॉज ऑफ बायोंट फोर्सेस, तो सबसे पहला क्या होता है बेटा, ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड greater the depth of the fluid, greater the buoyant force। जितना आप गहराई पर ले जाएंगे उतना ही ज्यादा बायोंट फोर्स लगता है। क्लियर है इतनी बातें?
अब एक कहानी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक कंपनी थी जो समुद्र के अंदर अपना एक डिवाइस भेजा था, जिसमें उसको क्या पनडुब्बी टाइप का भेजा था, जिसमें लोग बैठा के लेके गया था। तो इसमें हुआ क्या था बेटा, जितना ज्यादा हम गहराई पर जाएंगे हमारा बाहर बॉडी पर लगने वाला प्रेशर क्या करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो डेप्थ बढ़ते जा रहा है तो बॉडी पे लगने वाला प्रेशर हमारा क्या होते जा रहा है बेटा, बढ़ते जा रहा है, चारों तरफ से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर इतना ज्यादा एक बार बढ़ गया, इतना ज्यादा अंदर जाते जाते बढ़ गया कि ये बॉडी क्या हो गया आपका, चिपक गया। क्या हो गया, ये बॉडी चिपक गया। चिपकने के कारण उसमें जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, मर गए। क्लियर है इतनी बातें। तो ये किसके कारण हुआ था, बायोंट फोर्स के कारण हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसी में लिख लीजिएगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ वेट टेक्स प्लेस when it is fully immersed in वाटर। जब पूरी तरीके से डूबा हुआ होगा तो वेटलेस होगा बेटा, इमर्स्ड इन वाटर। क्लियर है। उसी तरीके से मैक्सिमम बायो, क्यों ऐसा मैक्सिमम वेट लॉस करता है, क्योंकि मैक्सिमम बायोंट फोर्स लगता है, इसीलिए क्या करता है, मैक्सिमम वेट लॉस करता है। चलिए क्लियर है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगला जो पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोंट फोर्स। किसके अफेक्ट से बायोंट फोर्स घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दैट इज दूसरा डेंसिटी एक तरीके से बोल सकते हैं। वाई, तो डेंसिटी इजकल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका, कम होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका, कम होगा। क्या सर का हुआ, बैग खुला है आपका। बैग खुला है सर। ठीक है, तो पहला तो हुआ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दूसरा इसी को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा रो से, डिनोटेड बाय रो। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो। और दैट इज इक्वल टू, मास के लिए हमने लिखा मास एम, पर मतलब बटा, और वॉल्यूम के लिए लिखा हमने वी। अब यूनिट निकालते हैं बेटा, तो ऐसा यूनिट होता है इसका केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो मास का हो गया केजी और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हमेशा डेंसिटी होता है। अब कोई बॉडी डूब जाती है, कोई बॉडी बेसिकली तैरते रहती है, तो ये किसके कारण होता है, डेंसिटी के ही कारण होता है। ठीक है, तो वो भी हम आगे बता, इसी में लिखा देते हैं आपको।
if a body float on a liquid, because a body float on a liquid because the density of the body is less than the density of the लिक्विड। क्लियर है इतनी बातें? अब एक याद रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लिया जाता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लिया जाता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें डेंसिटी का? अब आगे चलते हैं। तो पहला तो हमने लिखा कि फैक्टर्स कौन कौन अफेक्ट करता है। वॉल्यूम अफेक्ट करता है, दूसरा डेंसिटी अफेक्ट करता है। डेंसिटी क्या होता है ये भी हम बता दिए। तो मान लिया जब पानी में कोई चीज, पत्थर को हमने डाला, वो डूब गया, तो किसके कारण डूब गया? क्योंकि पत्थर का डेंसिटी पानी से क्या है? ज्यादा है, इसीलिए डूब गया। अगर कम रहता तो तैरते रहता, ठीक है। आगे देखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, वेट ऑफ 1 kg वाटर। तो 1 kg का तो मैं कल ही डेराइव करके आपको बता दिया था कि ये कितना होता है, 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 kg वाटर इक्वल टू वाट, 9.8 से गुना कर देंगे हम और 10 से, तो कितना वेट हो जाएगा बेटा आपका? मैं वेट बता रहा हूं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। कितना वेट हो जाएगा 1 kg वाटर का? 10 न्यूटन के बराबर आपका वेट हो जाएगा। ये तो कल ही लिखाना सिखाया था, तो बकवास है ये चीजें। आर्किमिडीज बाबा का प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बायोंट फोर्स को आप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, बैलून राइज। तो ये क्वेश्चन है यहां पर, अल्युमिनियम वेसल aluminum vessels is immersed in water. Immersed in water. It displaces 5 kg of water. It displaces 5 kg of वाटर। एक अल्युमिनियम को जब डुबाया जाता है तो ये 5 kg पानी को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। हाउ मच इज द बायोंट फोर्स acting on that body। चलिए बनाइएगा इस क्वेश्चन को। कहता है एक अल्युमिनियम का बर्तन है, उसे मैं पानी में डुबाता हूं, ये पानी में डुबाया गया है, तो ये यहां से जो वाटर डिस्प्लेस करेगा डूबने के बाद बेटा, ठीक है,
तो वो कितना डिस्प्लेस किया है, 5 kg डिस्प्लेस किया है। तो बायोंट फोर्स कितना लगेगा ये बताइए। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि वाटर डिस्प्लेस किया 5 kg, तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा बेटा, वेट इजकल टू क्या लेते हैं, 5 इंटू 10 कर देंगे, तो दैट इज 5 इंटू 10 इट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। और हम लोग आर्किमिडीज बाबा की हेल्प से जानते हैं कि दिस वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नेट बायोंट फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट। तो बायोंट फोर्स अगर इसके इक्वल होगा तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 50 न्यूटन का बायोंट फोर्स बॉडी पे लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है जहाज वाला कहानी कि जहाज तैरता क्यों है। तो वाई शिप फ्लोट्स ऑन वाटर while nail pin sink। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं बेटा। शिप है तो शिप जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा, तो इसका मास कुछ होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। एल्युमिनियम का है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसका जब इंक्रीज करते रहेगा और मास आपका तो कांस्टेंट रहेगा शिप का, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, मास बाय वॉल्यूम का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। यही आपका क्या है बेटा, डेंसिटी है। तो वॉल्यूम नीचे का चीज अगर बढ़ते जा रहा है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो डेंसिटी क्या करेगा, वॉल्यूम जब बढ़ेगा, सिंस वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी क्या करेगा, रो कम हो जाएगा। अब डेंसिटी कम हो गया, ये डेंसिटी जो शिप का है वो कम होते होते क्या हो गया कि ये डेंसिटी वाटर से भी कम हो गया। तो सिंस लिखना है यहां पर, डेंसिटी ऑफ शिप इज लेसर देन द वाटर, सो इट फ्लोट, तब ये तैरता है। ओके, बट द डेंसिटी ऑफ nail is greater than the water, greater than the water, so it sinks। तो सारा खेल किसका है, आपका डेंसिटी का ही खेल है कि कोई चीज कैसे तैरता है, कोई चीज डूब जाता है। तो ड्यू टू डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, डूबेगा कि तैरेगा। तो डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो डूबेगा और कम रहेगा तो क्या होगा, तैरेगा। इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो डेंसिटी मैंने आपको तो क्लियर करवा ही दिया है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, दैट मीन्स व्हाट, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, डेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन। राइट ऑन अ क्वेश्चन, द मास of 2 meter cube steel is 15,600 kg. Calculate the density of the steel.
डेंसिटी ऑफ द स्टील कीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हियर इट इज गिवन द मास in its SI unit, that is equal to 15,600 kg, and the volume is given in 2 meter cube, so that become kg per meter cube. कैंसिल आउट कीजिए बेटा, 78 दूनी 156 00, तो डेंसिटी कितना हो गया 7800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं इसे, 7800 केजी पर मीटर क्यूब लिख लिया, तो आप इसे न्यूटन में भी चेंज कर सकते हैं, केजी पर मीटर स्क्वायर के केस में आप बना सकते हैं, बट आंसर इसका केजी पर मीटर क्यूब में है, तो केजी पर मीटर क्यूब ही रहने दीजिएगा। क्लियर है इतनी बातें? एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, that it is given here. Okay, an object of mass 50 gram have the volume of 20 centimeter cube. Calculate the density of the object. Next part, if the density of the water is 1 gram per centimeter cube, state whether the object float or sink. तो देखिए समझिएगा हिंदी में क्या कहना चाहता है। बेसिकली मास इसका कितना है, 50 ग्राम है किसी बॉडी का, और वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो पहले तो आपको डेंसिटी निकाल लेना है। दूसरा क्या कहता है कि अगर वाटर का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए कि बॉडी तैरेगा या डूबेगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या होगा। सो कैलकुलेट the density of the body, so that we will know that mass upon volume will be the density. तो मास कितना है बेटा, तो 50 ग्राम है। अब देखो यहां भी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ये भी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो मेहनत करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा लिख दो, तो 50/20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो आपको कितना मिल गया है डेंसिटी, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। अब देखिए, सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे बड़ा है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे क्या है, डेंसिटी क्या है, बड़ा है। तो जब डेंसिटी आपका बड़ा रहेगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्लियर है, बॉडी क्या हो जाएगा आपका बेटा, डूब जाएगा। तो क्या होगा, विल सिंक, विल सिंक। ठीक है, अब इसी में आपका नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी, और उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी
तो रिलेटिव मतलब रिश्तेदारी निकालना है, एक डेंसिटी का रिश्तेदारी दूसरे डेंसिटी से निकालना है। तो हमेशा बेटा इस दुनिया में एक ही चीज है जिसको हम यूनिवर्सल कह सकते हैं। तो डेंसिटी के केस में यूनिवर्सल जो लिया जाता है वो किसको लिया जाता है? वाटर को लिया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? तो रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी या डेंसिटी ऑफ द मैटर, कोई भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां से हम जानते हैं रो रिलेटिव, तो रिलेटिव डेंसिटी दैट विल अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस और मैटर, एनी सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर का डेंसिटी मैंने बता दिया है कितना होता है, तो सर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। क्लियर है इतनी बातें? दूसरी भाषा में रिलेटिव डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? तो ये बेटा याद रखना, ये क्या होता है? यूनिटलेस होता है। क्यों होगा यूनिटलेस? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है आपका? इसका यूनिट हो जाता केजी पर मीटर क्यूब। नीचे भी डेंसिटी, तो इसका भी यूनिट हो जाता केजी पर मीटर क्यूब। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते, तो यूनिट कुछ बचता नहीं। तो रिलेटिव डेंसिटी आपका इसमें यूनिट लेस होता है। तो इसीलिए लिख दिया हूं मैं, याद रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी इज ऑलवेज यूनिट लेस। तो इन अदर वर्ड्स, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस of the relative density of a substance express the heaviness with respect to the सेम अमाउंट ऑफ या सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। दूसरे शब्दों में समझिएगा बेटा, दो थैली लिया हमने, ये थैली है और ये थैली है। क्लियर है? दोनों का वॉल्यूम बराबर रखा, इनका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो चलो v इक्वल टू जो भी है, एल इसका भी है, बी है, और इसका भी एच है, और इसका भी एल है, बी है, एच है। अब मान लिया जाए इसमें मास क्या आता है बेटा? 50 केजी आ जाता है। और इसमें जब मैं कोई वजन धरता हूं, सब्जी उब्जी कुछ भी धरा, तो कितना केजी वजन आ जाता है? 20 केजी आ जाता है। तो डेंसिटी के सेंस में देखेंगे कि भैया वॉल्यूम तो दोनों का सेम था, दोनों को चीजों रखने की कैपेसिटी सेम है। वॉल्यूम का मतलब क्या है? एक गिलास में कितना दूध हट सकता है, तो वो क्या है बेटा? आपका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, लेकिन जब सामान रखने का बारी आया तो एक 20 केजी ही कैपेसिटी रखता है और एक कितना केजी रखता है? 50 केजी रखता है। तो भैया इसमें फिर डेंसिटी किसका ज्यादा हो जाएगा? तो सर जिसका मास ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑफ मास। यहां से एक कॉन्सेप्ट आया। तो इधर का डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा? ये बड़ा हो जाएगा किधर का डेंसिटी से? इधर का डेंसिटी से। ठीक है? तो रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में हम यही सीखे कि डेंसिटी किस पे निर्भर करता है? किसी भी वस्तु के मास पर। ज्यादा भारी रहिएगा तो मोटे लोगों को देखिए, वो पानी में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं बैलून की तरह। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गैस भरा रहता है और वजन उनका क्या रहता है? कम रहता है।
ठीक है, तो मास जब कम हुआ तो वॉल्यूम ऑलरेडी तो उतना बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, डेंसिटी घट गया, तो मोटे लोग पानी में फिर तैरते रहते हैं। तो चलिए रिलेटिव डेंसिटी का आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। नो एक क्वेश्चन करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सॉरी, रो रिलेटिव ऑफ सिल्वर, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दैट इज इक्वल टू 10.8 if the density of the water is 1 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Calculate the density of silver. Calculate डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, हम लोग जानते हैं रो रिलेटिव इजकल टू रो ऑफ ऑब्जेक्ट, तो किसका, सिल्वर का, बटा रो ऑफ वाटर। रो ऑफ वाटर आपने बचपन में ही याद रखा था, तो यहां से रो ऑफ सिल्वर किसके बराबर हो जाएगा, रो रिलेटिव इंटू रो डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो रो एस इजकल टू रो रिलेटिव इंटू रो ऑफ वाटर। अब रो रिलेटिव कितना है बेटा, तो 10.8 है सर। रो डब्ल्यू कितना है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 है। पॉइंट से इधर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे, 10,800 kg पर मीटर क्यूब विल बी आंसर। अब बताइए, ये जो चीज है चांदी, ये पानी में डूबेगा कि तैरेगा, चांदी पानी में डूबेगा या तैरेगा। तो यहां से देखा हमने इसकी वैल्यू 1000 से बहुत ज्यादा आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी क्या है, डेंसिटी आपका क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो डूब जाएगा। तो इसीलिए जहाज कभी चांदी का नहीं बनाया जाता है, अल्युमिनियम का बनता है, क्योंकि अल्युमिनियम हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, और वो पानी में आसानी से क्या होता है, फ्लोट कर सकता है। तो ठीक है, मुझे लगता है आज का इतना ही क्लास लंबा नहीं हुआ होगा। ठीक है, बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी है पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कर दो।